ओके, तो हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके का। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 2011 की जनगणना, यानी कि 2011 सेंसस। सबसे पहले जनगणना है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जनगणना होती क्या है, या फिर जो है ये किनके द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पहले जानेंगे कि जनगणना होती क्या है, फिर हम करेंगे 2011 की जनगणना कि 2011 की जनगणना जो है उसमें क्या था, क्या उसके जो है आंकड़े थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जनगणना होती क्या है। तो जनगणना क्या है कि किसी भी देश के अंदर अगर हम बात करें तो कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये जो है क्या है, जो है डिसेनियल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जाने के सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनगणना जो है किनके द्वारा करवाई जाती है और इसके जो है सबसे उच्च अधिकारी कौन होते हैं। ठीक है, तो ये करवाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जनगणना जो है, और इसके सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और ये जो है मतलब कि ये ऑफिस जो है कंडक्ट करवाता है, और सेंसस जो है हर 10 साल के बाद होती है, यानी कि ये दशक में एक बार की जाती है, 10 साल के बाद की जाती है जनगणना। तो ये जो है 2011 में कि हम करेंगे कि 10 साल में के बाद जो जनगणना होती है उसे हम कहते हैं जनगणना। क्या बढ़ोतरी हुई है, किसमें जो है लिंग अनुपात क्या है, इसमें हम देखते हैं कि मतलब कि कितनी मतलब कि पूरे वर्ल्ड में हम कितने आगे हुए हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई है या कितनी कम हुई है, या फिर हम देखते हैं कि मतलब जैसे लिंग अनुपात हो गया कि औरतों की गिनती मर्दों के पीछे कितनी है। ठीक है ना, किस राज्य में जो है कितनी मतलब पॉपुलेशन की बढ़ोतरी है या किस में कितनी कम है, तो ये सारे आंकड़े इसमें देखे जाते हैं। ठीक है ना, कि एक देश की मतलब कि एक देश की भौगोलिक स्थिति के अंदर जो है जहाँ तो वहां पे जो है जनगणना कितनी ज्यादा या कम हुई है, यानी कि क्या है जनगणना। तो जन की गणना करने को ही जनगणना कहते हैं। ठीक है, आगे सेंसस कंडक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। तो ये जो कंडक्ट की जाती है, जो जनगणना कंडक्ट की जाती है, तो ये जो है एक एक्ट बनाया गया था, कौन सा, द सेंसस एक्ट 1948। 1948 में जो है इसका एक्ट बनाया गया था, जिसमें जो है इसको कंडक्ट किया जाता है, यानी कि इसका एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया था। ठीक है, तो द बिल फॉर दिस एक्ट, तो इसके लिए एक बिल बनाया गया फॉर दिस एक्ट के लिए, जो है पोलाइटेड बाय द किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे हैं। हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हें हम आयरन मैन भी कहते हैं। ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, तो इन्हीं के को जो है, ठीक है ना, मतलब इन्हीं का बनाया गया है। उसके बाद क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इस एक्ट को जो है बिल बनाया गया। ठीक है, ओके, उसके बाद जो है देन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या है ये, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, ये भी याद रखना। ठीक है, ये हमारे पहले जो है गृह मंत्री थे। द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। यूनियन सब्जेक्ट यहाँ पे बात की है तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 3 तरह की लिस्ट पढ़ी थी, और ये जो सेंसस है, ठीक है ना, यहाँ पे जो यूनियन सब्जेक्ट बोला है कि जाने के जो सेंसस है ये यूनियन सब्जेक्ट है। यूनियन सब्जेक्ट मतलब ये सेंटर, जाने के जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी जो हमारा सेंटर है, ठीक है ना, वहां का सब्जेक्ट है। हमने 7th शेड्यूल पढ़ा था। ठीक है ना, कौन सा, 7th शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल 7th शेड्यूल में क्या था, 3 लिस्टें हैं हमारी, क्या है, 3 लिस्टें हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस पे सिर्फ स्टेट यानी कि यूनियन ही कानून बना सकती हैं। जो स्टेट लिस्ट है इसमें क्या है, स्टेट लिस्ट में जो होती है इस पे सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है, इसमें वो विषय दर्ज है। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें जो है यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकती है, वो वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है क्या, क्या बोला कि पॉपुलेशन सेंसस इज अ
जो है क्या है, यूनियन सब्जेक्ट है। ये एक जो है क्या है, मतलब कि ये यूनियन सब्जेक्ट है, इस पे जो है केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ये इसी का विषय है, ठीक है। यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल अगर हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल जो सेंसस के बारे में है, जनगणना के बारे में, वो है 246, यानी कि 246 जो है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जो है यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट में ये 7 स्केड्यूल में आती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, स्केड्यूल। और उसके बाद ये जो है इसके मतलब जो इसमें विषय दिए गए हैं, है ना, जो मतलब इसमें विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में, उसका जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर होता है, आपको पता है ना, सीरियल नंबर जो होता है, तो इसका जो सीरियल नंबर है वो कौन सा है, मतलब कि सेंसस का सीरियल नंबर कौन सा है, 69, यानी कि 69 पे जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है, किसके बारे में, जनगणना के बारे में। क्लियर, यहां तक समझ आया? ओके, तो ये जो है क्या है, इट इज लिस्टेड सीरियल नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी जो लिस्ट है वो कौन सी लिस्ट में ये दर्ज है, तो ये है यूनियन सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का 69 जो है ये सब्जेक्ट है। क्लियर? ओके ओके, तो मॉडर्न पीरियड में जो है अगर हम बात करें तो जो जनगणना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले जो है जनगणना किस देश ने करवाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 1749 में जो है स्वीडन पहला देश था जिसने जनगणना को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग किस देश ने की, ठीक है, स्वीडन ने, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा आपको, टाइम पूछ लिया जाएगा, मान लो आपसे जो है ईयर पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1749 में जो है स्वीडन ऐसा देश था जिसने सबसे पहले जो है जनगणना करवाई, ठीक है, 749 में, ठीक है। उसके बाद जो है, इसके बाद 1800 में यूके ने जो है जनगणना करनी शुरू कर दी। उसके बाद 1824 में जो है जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने इलाहाबाद में, ठीक है। उसके बाद 1830 में जो है कंडक्ट इन द ढाका, 1830 में जो है कहां पे कंडक्ट की गई, जनगणना ढाका में, जो बांग्लादेश की कैपिटल है, ठीक है ना। और यहाँ पे किनके द्वारा करवाई गई, हेनरी वॉल्टन, ठीक है, हेनरी वॉल्टर, जिन्होंने कंडक्ट करवाई ढाका में जनगणना, ठीक है। उसके बाद इन 1849 में देखो कहां पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1849 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ऑर्डर्ड लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जो है सबमिट अ 5 ईयरली जो है पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है पेश की, ठीक है। मतलब कि 1849 में जो है क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर्ड जो है, किसके द्वारा, लोकल गवर्नमेंट जो थी उस समय की, उनके द्वारा जो है सबमिट की गई 5 साल की जनगणना जो है वो सबमिट की गई पॉपुलेशन रिपोर्ट बनाकर। उसके बाद चलो ये छोटे मोटे आंकड़े इन्होंने इकट्ठे किए और जो है उसकी रिपोर्ट बना दी। लेकिन उसके बाद फिर से जो है 1872 में जो है गवर्नर जनरल, देखो उस समय अंग्रेज थे हमारे ऊपर राज करे, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। उस समय 1872 में जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड मायो। कौन थे, लॉर्ड मायो। इन्होंने कंडक्ट करवाई फर्स्ट हमारी सेंसस, ठीक है। तो इन्होंने जो है भारत में कंडक्ट फर्स्ट सेंसस, ये नॉन ऑफिशियल थी, मतलब इन्होंने भी मोटे मोटे आंकड़े इकट्ठे किए, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बनाई, लेकिन ये नॉन ऑफिशियल थी, ये कोई ऑफिशियल जनगणना नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो है फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, यानी कि अब जो है रियल में अगर बात करें तो सच में जो है ऑफिशियल एक जनगणना की गई जिसमें पूरे आंकड़े पेश किए गए। ये कब की गई, 17, ठीक है, फेब 1881 में, ठीक है, 1881 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड रिपन,
ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो इन्होंने जो है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस करवाई और इन्होंने जो है सेंसस कमिश्नर कौन थे उस समय इंडिया के? तो कौन थे? वीसी प्लॉडन, ठीक है, प्लॉडन, ठीक है। प्लॉडन जो थे उस समय गवर्नर सेंसस के जो थे कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? वीसी प्लॉडन, ठीक है। और जिन्होंने किस गवर्नर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऑफिशियल जो है ऑफिशियल जनगणना यानी कि सेंसस किसके द्वारा करवाई गई? कौन से गवर्नर जनरल थे उस समय में? तो लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, ठीक है। कब करवाई उन्होंने? 17 फरवरी 1881 में। नॉन ऑफिशियल कब करवाई गई? 1849 में। किनके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा। क्लियर? ओके। तो ये था इसका क्या थी? हिस्ट्री। अगर हम बात करें तो ये इसकी हिस्ट्री है किसकी? सेंसस की, ठीक है। तो जैसे हम जनगणना कर रहे हैं तो सबसे पहले जनगणना क्या है? तो भारत में जनगणना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? मैंने अभी आपको बताया। नॉन ऑफिशियली कब हुई थी जनगणना की शुरुआत? 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? लॉर्ड मायो, है ना। उसके बाद जो है ये थी नॉन ऑफिशियल जनगणना की गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम भारत में जो है ऑफिशियल जनगणना की बात करें तो वो कब हुई थी? 1881 में। उस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन थे। तो जनगणना की शुरुआत की गई, भारत में चालू की गई। और विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहां पे हुई थी? ये भी मैंने आपको बता दिया, स्वीडन में, स्वीडन देश में होती है, ठीक है। श्रेय जो है वो स्वीडन को जाता है। और स्वीडन में कब की गई थी? 1749 में, ठीक है। 1749 में स्वीडन में की गई थी, ठीक है। भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य और जो है और जो आंकड़ों को जो है प्रस्तुत करता है, पेश करता है, ठीक है ना। मतलब कि जनगणना जो संगठन है उसका जो उच्च मतलब कि जो जनगणना संगठन ही जो है क्या है? जनगणना के आंकड़ों को, जनगणना को पेश करता है। ओके। उसके बाद इसका जो है, ठीक है ना, इसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? सबसे उच्च अधिकारी मैंने आपको पहले बताया था, हमने किया है। जैसे कौन होता है सबसे उच्च अधिकारी? रजिस्टर जनरल एंड सेंसर कमिश्नर, ठीक है ना, ठीक है। एंड सेंसस कमिश्नर जो ऑफ इंडिया जो है ये सबसे उच्च अधिकारी होते हैं किसके? जनगणना के, संगठन के। ओके। 2011 की जो हमने बात कर रहे हैं, 2011 की जो जनगणना है, जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या कर रहे हैं? 2011 की जनगणना, ठीक है। तो 2011 की जो जनगणना है ये कौन से नंबर वाली है? अगर हम नंबर की बात करें तो कौन से नंबर वाली जनगणना है ये नंबर ऑफ द जनगणना जो है, नंबर कौन सा है इसका? 15वां। तो ये है 15वीं जनगणना, ठीक है। कौन सी जनगणना है ये? 15वीं, ठीक है, 15th। ओके। स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें, ये वैसे तो है ना 15वीं जनगणना, लेकिन ये 1881 के अकॉर्डिंग ये 15वीं थी। लेकिन अगर हम बात करें कि 1947 में, जैसे हमारा देश जो है कब से आजाद हुआ? 1957 में, ठीक है ना। 1957 में जो है हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होता है, तो ठीक है ना। उसके बाद जो है ये कौन से नंबर वाली है? तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो नंबर है वो है 7th, ठीक है ना, 7वीं। क्लियर? 7th। ओके, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता के बाद जो है 7वीं जो है जनगणना है। और जो अगर हम बात करें जब भारत में शुरू की गई जनगणना तो तब से ये 15वीं थी, 2011 में। ओके, क्लियर। अब जो है देखो, ये हमें पता चल गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 में कौन से नंबर वाली जो है जनगणना हुई स्वतंत्रता के बाद, जो स्वतंत्रता से पहले, ठीक है ना। ओके, जनगणना जो है रिपोर्ट, जनगणना की रिपोर्ट प्रदर्शित कौन करती है? आकल जनगणना जो है आकलन रिपोर्ट
जो है प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। यानी कि जो इसकी रिपोर्ट है ना जनगणना की 2011 की जो रिपोर्ट है सेंसस की, वो जो है ये प्रदर्शित करती है कि भारत जो है वो विश्व का, वर्ल्ड का सबसे जो है वर्ल्ड का सबसे युवा देश है। ठीक है, सबसे युवा देश है। ठीक है, और वर्ष 2020 के अनुसार, ठीक है 2020 के अनुसार जो है क्या है ये, इसकी जो एवरेज एज है, ठीक है क्या है, जो इसकी एवरेज एज है वो कितनी है, 29 ईयर्स। ओके, कितनी एज है इसकी 2020 के अनुसार, 20 में भारतीयों की औसतन उम्र जो है वर्ष जो है कितनी वर्ष होगी, 29 यानी कि 29 वर्ष होगी। ठीक है, उसके बाद जो है 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार, जो अंतिम इसकी जनगणना पेश की गई 2011 में, तो उसमें जो है वर्ल्ड में अगर हम बात करें जनगणना, भारत की जनगणना है जो है 2011 में कितनी थी, 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़ जो है जनगणना, ठीक है 2011 के अनुसार। और जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की यानी कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की जनगणना की बात करें तो वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड में जो है ये 17 पॉइंट यानी 17 पॉइंट जो है कितनी है, 5% जो है भारत में जो है, वर्ल्ड में भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 17.5% है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कितनी है, मतलब कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जो है इतना हिस्सा है किसका, भारत का 2011 में। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि 2011 की के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में जो है मतलब कि जो भारत की कुल जनसंख्या में जो नगरीय, कौन सी, नगरीय जो नगर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, नगर की जनसंख्या कितनी है नगरीय, मतलब कि नगरीय जनसंख्या जो है वो कितनी है, 31.2%। ठीक है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो है वो 31.2% है, जबकि ग्रामीणी मतलब जो ग्राम में रहते हैं, गांव में, ठीक है ना, ठीक है, तो ग्रामीण, ठीक है, तो ग्रामीण कितनी है, तो ग्रामीण जो है वो जनसंख्या कितनी है, 68.8%। ठीक है, देखो 2011 के अनुसार देश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 121 करोड़। ठीक है, वर्ल्ड में वो मतलब कि भारत की अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तो उसमें भारत का कितना हिस्सा है, तो 17.5%। ठीक है, प्रतिशत। नगरीय में जो है जनसंख्या कितनी है, तो नगरीय जनसंख्या जो है वो है 31.2%। ओके, और ग्रामीण जो है वो 68.8%। ओके,
तो क्या है कि 2001 से लेकर 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है भारत में जनसंख्या की, तो कितने परसेंट हुई है? 17.7% जो है वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं आंकड़ों की, तो आंकड़ों में हम करेंगे तो पॉपुलेशन की बात हो रही है, यानी कि जनसंख्या की। तो स्टेट में हम सबसे पहले करेंगे कि किस स्टेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस स्टेट में हुई है जनसंख्या की? 2001 से लेकर 11 के बीच में, यानी कि 11 में जो आंकड़ा आया, तो उत्तर प्रदेश में कितने करोड़? 20 करोड़। और सेकंड पे कौन सा रहा था? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में 11 करोड़। ठीक है, उसके बाद जो है और आगे हम यूटी करते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी में कैसे रहा? तो यूनियन टेरिटरी में कौन सा जो है जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, वो कौन सा यूटी है? तो वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो है कितनी वृद्धि हुई है, कितनी जनसंख्या वाला कौन सा जो है ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन था जिसमें वृद्धि हुई है? तो वो था, कौन सी यूटी थी, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? दिल्ली। दिल्ली में कितनी हुई? 1.67 करोड़। ठीक है, 1.67 करोड़ जो है वो दिल्ली में बढ़ोतरी हुई, जाने की इतनी जनसंख्या जो है बढ़ी 2011 में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम न्यूनतम करते हैं कि न्यूनतम कितना हुआ? लेस देन, मतलब के लेस वाला कि किस में जो है कम। ठीक है, यहाँ पे प्लस हुए इतनी। ठीक है, ये क्या है? प्लस वाले हैं। अब हम बात करते हैं जिसमें जो है कम रही। ठीक है, न्यूनतम किस में रही? सबसे पीछे कौन सा रहा? ऐसी बात नहीं कि बढ़ोतरी नहीं, बढ़ोतरी हुई लेकिन कम हुई। सबसे ज्यादा तो दिल्ली में हुई, लेकिन सबसे कम जो है न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या किस यूटी में रही? तो वो रही लक्षद्वीप में। ठीक है, अगर हम बात करें तो लेस देन, है ना, लेस देन ही बोलेंगे। तो कितनी रही? तो यहां लक्षद्वीप द्वीप, तो यहां पे कितनी रहती है जनसंख्या? 64,000। ठीक है, 1000। ओके, ठीक है, ये तो होगी पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, सेकंड हम करते हैं क्या? सेकंड हम करेंगे कि न्यूनतम दर। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है और न्यूनतम दर कितनी है, वो हम करते हैं। ये पता चल गया होगा आपको। तो जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन में यहाँ पे ग्रोथ हुई किस किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, और यूटी की बात करें तो दिल्ली में। और अगर हम बात करें लेस देन की, मतलब कि ग्रोथ नहीं हुई यहाँ पे, तो वो कौन सा था? लक्षद्वीप। नेक्स्ट हम करेंगे डिकैडल ग्रोथ रेट, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि जो है जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि दर हम करेंगे। तो जैसे मतलब कि सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा कहाँ पे जो है ग्रोथ रेट हुआ, ठीक है ना, जनसंख्या की वृद्धि दर होती है, तो कौन से स्टेट थे? डीआर, मतलब कि डीजीआर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम करते हैं स्टेट कि कौन से स्टेट में हुई। ठीक है, तो स्टेट कौन सा है जिसमें वृद्धि जो है, दर जो है हुई? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, और दूसरा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो यहां पे जो है डिकैडल ग्रोथ रेट जो है सबसे अधिक रहा है, ये अधिक वाले हैं। ठीक है ना, ग्रोथ रेट स्टेट के। अब जो है इसमें अगर हम बात करें तो जहां पे कम रहा है, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है वो जहां पे कम रहा है वो कौन से है? नागालैंड एंड केरला।
यहां पे लिख देती हूँ नीचे जहां पे कम रहा है, नागालैंड एंड कौन सा है, केरल। ओके और इसमें अगर हम बात करें तो कितने कितने परसेंट रही है, तो माइनस यहां पे अगर हम बात करें -0.6, ठीक है, और केरला में कितनी रही, माइनस नहीं, यहां पे रही 6.9। ओके 6.9। ऐसे ही जो है हम अब जो है वृद्धि दर वाला जो है देखते हैं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो यूटी की बात करते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है वृद्धि दर जो है, ठीक है ना, अगर हम बात करें तो जो जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो कहां पे ज्यादा रही है, तो वृद्धि दर जो यूटी में यहां सबसे रही है दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, नगर हवेली। और अगर हम बात करें, ठीक है, तो कम किस में रही है, तो कम रही है लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में कितनी कम रही है, कितना था 6.3, लेकिन अगर हम दादरा एंड नगर हवेली की बात करें तो इसमें कितनी वृद्धि रही है 55.9%, ठीक है 55.9%। क्लियर, ओके। तो यहां पे जो है क्या है, जो DGR रेट है हमारा, यानी कि दादरा एंड नगर हवेली में अधिक रहा है, यानी कि वृद्धि रही है जनसंख्या में, ठीक है, इस रेट में, लेकिन लक्षद्वीप में इसमें न्यूनतम रहा है, सबसे पीछे रहा है। क्लियर। तो क्या है कि आगे जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी क्या होती है, मान लो ऐसे कोई स्टेट है, ठीक है ना, स्टेट है, तो उसके 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर इस तरफ है, ठीक है, और 1 किलोमीटर ही इस तरफ है, और इसमें जो है कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, मतलब कितने लोग जो है वो रह रहे हैं 1 किलोमीटर एरिया में, वो हम करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी, कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 के अनुसार जो है अधिकतम जो है वृद्धि वाले, अगर हम बात करें जहां पे ग्रोथ हुई है इस चीज की, यानी कि डेंसिटी की, तो वो कौन से है, बिहार। बिहार में जो है 1 किलोमीटर एरिया के अंदर जो है 1106 लोग जो है वो रहते हैं, ठीक है। और दूसरे पे कौन सा स्टेट है, तो दूसरे पे है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वहां पे जो है 1028 जने, यानी कि 1028 लोग जो हैं वो 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो फर्स्ट पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम बात करें 2011 के अनुसार, तो बिहार जो है पहले नंबर पे है, और दूसरे पे कौन सा है, वेस्ट बंगाल। अगर वहीं पे हम बात करें कि सबसे पहले के स्टेट, ऐसे कौन से स्टेट है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम है, ठीक है ना, मतलब कम वृद्धि हुई है, मतलब कि न्यूनतम है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूनतम कौन से वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग हैं, यानी कि 17 लोग ही जो हैं, पॉपुलेशन ही जो है वो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रहती है, और दूसरे पे आ जाता है मिजोरम, यहाँ पे 52 लोग जो है वो 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे हम यूटी की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की, तो वृद्धि कहाँ पे है, यानी कि सबसे अधिक जो है डेंसिटी कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है 11,320 जने जो है वो रहते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें न्यूनतम कम जो है डेंसिटी कहाँ पे है, तो न्यूनतम जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, टापू पे, और वहां पे सिर्फ 46 जने जो हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, अगर जो है ये देखोगे यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, ठीक है ना, न्यूनतम है, ठीक है, सिंपल सी बात है।
ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार वेस्ट बंगाल में ज्यादा डेंसिटी है में लोग रहते हैं, एक वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर रहते हैं, और यहाँ पे कम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। अब जो है सेक्स रेशो की बात करते हैं, ठीक है, ये होगी डेंसिटी और ये होगी सेक्स रेशो। 2011 की जनगणना के आधार पर, सेंसस के आधार पर सेक्स रेशो जो है वो सबसे अधिक कहां पे पाई गई है, तो वो केरला, ठीक है, ठीक है, केरला में जो है वो क्या है 1084, ठीक है, 1084 जो लोग हैं वो मतलब के वहां पे जाने के 1000 मर्दों के पीछे 1084 औरतें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि है, ठीक है ना, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे केरला में 1084 औरतें हैं, ठीक है। हम सेक्स रेशो जो अनुपात निकालते हैं कि लिंग अनुपात कितना है, लिंग अनुपात किस स्टेट में कितना है, तो पहले पे केरला रहता है, 1000 जो है 84 औरतें हैं वहां पुरुषों के पीछे। सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में जो है कितना है 996 यानी कि 996, ओके, तो ये हो गए, पहले पे केरला आ जाएगा और दूसरे पे तमिलनाडु, ओके। उसके बाद स्टेट, ठीक है, स्टेट, तो स्टेट में मतलब कहां पे जो है कम है लिंग अनुपात, तो सबसे कम है हरियाणा में। हरियाणा में 1000 पुरुषों के पीछे जो है केवल 879 महिलाएं हैं, और दूसरे पे आ जाता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जो है वो है 899, ठीक है ना, 899 औरतें हैं पुरुषों के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 स्टेट हैं, यहाँ पे 2011 के अनुसार कम है, ठीक है, ओके। आगे जो है नेक्स्ट जो है हम लिंग जो है सेक्स रेशो देखते हैं, कहाँ पे, यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है, कहाँ पे, पौंडुचेरी में, 1000 मर्दों के पीछे 1037 औरतें हैं, ठीक है, कहाँ पे, पौंडुचेरी में। दूसरा अगर हम बात करें जो है रेशो मतलब के सेक्स रेशो लिंग अनुपात कम कहाँ पे है, तो वो है दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, वहां पे सिर्फ 618 महिलाएं हैं 1000 मर्दों के पीछे, ठीक है, ओके। तो ये था सेक्स रेशो। आगे हम करते हैं, ओके, 2011 के अनुसार जो है लिटरेसी रेट जो है भारत का कितना रहा है, कौन से स्टेट में अधिक है, कौन से स्टेट में कम है, कौन से यूटी में ज्यादा रहा है साक्षरता दर, और कौन सी यूटी में कम। तो लिटरेसी रेट जो है यानी कि पढ़े लिखे लोग जो है कौन से स्टेट के सबसे अधिक हैं, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस स्टेट के लोग हैं, केरला। केरला के जो है 94% जो है लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं सबसे अधिक। उससे जो है कम सेकंड पे जो है कौन है, मिजोरम। मिजोरम के 91.3% जो है लोग हैं पढ़े लिखे हैं। अगर वहीं हम बात करें कि कौन से स्टेट के कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो है बिहार के। बिहार के सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो है 61.8%। और दूसरे पे कौन सा है जो कम पढ़ा लिखा राज्य है भारत का, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। 65.4% लोग जो अरुणाचल प्रदेश के पढ़े लिखे हैं। ये 2 स्टेट जो है जिनके कम पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा कम, ठीक है, बिहार और अरुणाचल। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, तो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं वो है केरला एंड मिजोरम के। ओके, अभी ऐसे ही जो है हम लिटरेसी रेट जो है वो यूटी का भी कर लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का भी। तो यूटी में अगर हम बात करें केंद्र शासित में सबसे पढ़े लिखे लोग जो है वो कहाँ के हैं, तो वो है लक्षद्वीप के। 91.8% जो लोग हैं लिटरेसी रेट जो है इनका इतना है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो कम वाला, देखो मैंने प्लस और माइनस का निशान लगाया, यहाँ पे कम बढ़ोतरी है, वृद्धि हुई है, और जहाँ पे न्यूनतम है उसे माइनस में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और जो है
कम पढ़े लिखे लोग जो है किस राज्य के हैं या किस केंद्र शासित प्रदेश के हैं, तो किस केंद्र शासित, दादरा एंड नगर हवेली के 76.2% जो है यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि यहाँ के कम पढ़े लिखे लोग हैं यूटी में से। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब एक बात है, ठीक है, वो मेन लिटरेसी रेट और वुमेन लिटरेसी रेट। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि स्त्री और पुरुष, ठीक है, पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर, डिफरेंस जो है किस स्टेट में पाया गया है 2011 के अनुसार। तो देखो ये पाया गया है किस स्टेट में, राजस्थान में। किस में पाया गया है, राजस्थान में। राजस्थान के जो पुरुष है वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितना है, तो वो है 79.2% जो है मेन जो है पढ़े लिखे हैं, और औरतें जो हैं वो हैं 52.1% जो है वहां की वुमेन पढ़ी लिखी हैं। सबसे अधिक अंतर इस स्टेट में पाया गया है, तो कितना अंतर पाया गया है, 27.1% का अंतर पाया गया है यहाँ पे लिटरेसी रेट में, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर अगर हम बात करें तो वो है राजस्थान स्टेट में सबसे ज्यादा अंतर। ठीक है, मेन का जो लिटरेसी रेट है वो है 79.2% और वुमेन का जो है वो है 52.1%, और इनके बीच में सबसे अधिक इस स्टेट में अंतर पाया गया है। यहाँ के पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और औरतें जो है वो कम पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, ओके, आगे 2011 की जो जनगणना है के अनुसार जो है देश में की अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2011 के अनुसार अगर हम बात करें जो एससी है यानी कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जनगणना अनुसूचित जाति की जनसंख्या में लगभग जो है 20 करोड़ जो है वो वृद्धि हुई है। ठीक है, लगभग जो कितने की 20 करोड़। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की संख्या जो है लगभग मतलब कि 20 करोड़ नहीं, 20 करोड़ जो है वो है, उनकी गिनती जो है 20 करोड़ है, लगभग जो है 20 करोड़ है। ओके, तो 20 करोड़ है एससी की 2011 के अनुसार, एससी जो है अनुसूचित जाति की गिनती 20 करोड़ है। ठीक है, ओके, और सबसे ज्यादा जो है एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, राज्य जो है वो कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है एससी प्रतिशत यानी कि प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रतिशत वाला जो है राज्य कौन सा है, स्टेट कौन सा है, तो वो है पंजाब। ठीक है, पंजाब। तो पंजाब में कितने परसेंट लोग जो हैं वो रहते हैं एससी, तो 31.9% लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं पंजाब में। सबसे ज्यादा प्रतिशत, सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला कौन सा राज्य है, तो वो है पंजाब। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और लगभग जो है 2011 के अनुसार जो है एससी कितने मतलब कितने हैं, तो 20 करोड़ है, उनकी जनसंख्या कितनी है, 20 करोड़ के लगभग। अब एसटी, अगर हम यही बात करें एसटी के लिए, ये तो हो गए एससी के लिए। अब एससी एसटी, ठीक है ना, 2011 के अनुसार जो एसटी हैं, ठीक है, वो उनकी जनसंख्या कितनी है, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ हैं। ओके, और सबसे अधिक कहां पे है एसटी लोग, उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य
प्रदेश। ओके, और अगर हम वही बात करें कि परसेंट में एसटी जो है, एसटी प्रतिशत जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो जो है मतलब कि सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पे पाया जाता है? तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ओके, यहां पे कितने परसेंट है? 49 सॉरी 49 नहीं, 94.8% जो है रहते हैं सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है इनकी? तो वो है, कहां पे है सबसे ज्यादा जनसंख्या? तो वो है जो है मध्य प्रदेश में। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो वो है लक्षद्वीप में 94.8%। क्लियर? तो ये है कुछ आंकड़े हैं 2011 की जनसंख्या के। ओके।